कृष्णा सोबती के कथा साहित्य में नारी विमर्श की यदि हमें बात करनी है तो हमें उस दौर को समझ लेना होगा सबसे पहले कि किस तरह से कृष्णा सोबती के यहाँ जो नारी है या नारी को लेकर विमर्श है वो दूसरों से अलग है। तो यदि हम कृष्णा सोबती के दौर में लिखे जो साहित्य लिख रही थी लेखिकाएं जैसे कि मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, ममता कालिया या चंद्रकिरण सरीरेक्सा आदि, वो परिवार की टूटन की बात कर रही थी। स्त्री पुरुष संबंधों में जो बिखराव आ रहे थे किस वजह से आ रहे थे कि स्त्री भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई थी पुरुष की तरह। वो घर से बाहर जा रही थी, नौकरी कर रही थी, तो किसी तरह के तनाव या जो ईगो क्लैश और बहुत सारी चीज़ें संभव हो रही थी और उस वजह से जो एक रिश्तों में बिखराव था वो आ रहा था। तो उस चीज़ को संबोधित कर रही थी अधिकतर लेखिकाएं। और कृष्णा सोबती बादलों के घेरे की कहानियां लिख रही थी जिसमें कि कुछ ही कहानियां महत्वपूर्ण है, सिक्का बदल गया या एक दो और कहानियां। और उस वक्त जो पुरुष लेखक लिख रहे थे वो भी लगभग वैसी ही चीज़ें सामने उनके लेखन से भी आ रही थी। राजेंद्र यादव थे या मोहन राकेश थे या कमलेश्वर थे। सिर्फ जैनेन्द्र के यहाँ पे उससे पहले अलग तरह की चीज़ें थी उपन्यासों में उनके। तो जो पुरुष, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष लेखक और स्त्री लेखक एक ही तरह की बातें कह रहे थे स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के। इसी बीच में 1967 में कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी लेकर के सामने आती हैं और मित्रों का जो चरित्र है वो उस कुछ इस तरह का मुखर वाचाल और मध्यवर्गीय परिवार की सीमाओं को, उसकी रेखाओं को, उसकी चार दीवारी को तोड़ने वाला चरित्र है। वो पहली बार उभर के सामने आता है और उसमें एक हलचल हो जाती है हिंदी कथा साहित्य में कि ये किस तरह की स्त्री है। और उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ उस दौर में लिखा भी गया। तो देखने वाली बात ये है, जिस चीज़ को लेकर के अधिक चर्चा होती है वो अपनी यौनिकता को लेकर के भी मुखर है मित्रों। उस कहानी में ऐसा कभी भी हिंदी कथा साहित्य में इतना साहस किसी ने नहीं किया था, लेकिन उसी के साथ साथ मित्रों के चरित्र की और भी विशेषताएं हैं। मैं ये कहूँगा कि वो एक निर्णय लेने वाली स्त्री है, परिवार के मामलों में मुखर हस्तक्षेप करने वाली स्त्री है। जब परिवार पे आर्थिक संकट आता है तो वो अपने जेवर सामने रख देती है कि वो जेवर कि इनको अपने पति के सामने के जो व्यापार में नुकसान हो रहा है वो जेवरों को गिरवी रख के या बेच करके जिस भी तरह से, मतलब वो उनको वो निर्णय लेती है। दूसरी तरफ एक जो मजली बहू है फूलावंती, वो जब सास का अपमान करती है, उस पर हावी होती है, तो वहाँ भी वो सास के पक्ष में आकर के मित्रों खड़ी होती है। वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करती कि फूला जो कि एक इस तरह का चरित्र है, चालबाज चरित्र, घुन्ना चरित्र है, वो एक जो शराफत की मूर्ति है, सास उस पर हावी हो जाए तो वो सास का पक्ष लेती है। तो हर जगह मित्रों यदि परिवार में निर्णय लेने की वो क्षमता रखती है तो उसी के साथ साथ वो यदि अपने जीवन साथी के साथ उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो उसको लेकर के भी वो मुखर है, वो अपना विरोध प्रकट करती है वहाँ पे भी। और परिवार में बाकी बहुओं के साथ उस तरह से अपनी खुल करके व्यक्त करती है अपनी जो उसकी आकांक्षाएं हैं। तो वो परिवार में जिस तरह की छवि स्त्री की रही है, जो कि पुरुष में ही विलीन होती छवि रही है स्त्री की, उस छवि को तोड़ती है। इस रूप में उसका एक अलग महत्व है। उसके बाद यदि एक और मुख्य कृति पे बात करनी हो तो ए लड़की, जो 1991 में प्रकाशित हुआ वर्तमान साहित्य में। उस वक्त दो भागों में ये कहानी प्रकाशित हुई थी और तब भी एक लंबे समय तक उस कहानी को लेकर उसके पक्ष में और विपक्ष में लोगों ने लिखा और चर्चाएं हुई। वहाँ भी स्त्री विमर्श एक दो पीढ़ियों के बीच का जो अनुभव है और उन अनुभवों से उपजी टकराहट है उसके रूप में वो सामने आता है। एक तरफ कहानी में अम्मू है माँ और दूसरी तरफ बेटी है। तो माँ के पूरे जीवन का अनुभव है और उसमें वो अपने अनुभव से जानती है कि स्त्री को किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है।
एक पितृसत्तात्मक समाज में, पुरुष प्रधान समाज में जो लड़की है वो उस पीढ़ी की लड़की है, आधुनिक पीढ़ी, जो कि ज़रूरी नहीं मानती परिवार का होना आगे बढ़ने के लिए। वो स्वतंत्र रहना चाहती है आर्थिक रूप से भी, और अपने आप को आगे ले जाने के लिए वो बंधन नहीं चाहती परिवार का। तो माँ जो है वो परिवार के पक्ष में है, और वहीं वो नसीहत देती कि वहीं पे स्त्री को अपने आप को सबल बनाना चाहिए, वहीं उसको निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। अकेला जीवन भी कोई जीवन होता है बिना जीवन साथी के। तो इस तरह हम देखते हैं कि कृष्णा सूक्ति का जो स्त्री विमर्श है वो विचारधारा के दबाव में चलने वाला विमर्श नहीं है। वो स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन अपने परिवार और समाज के दायरे में एक महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री अपना अस्तित्व वहाँ पे कायम कर सके, इस तरह का विमर्श सोबती का है। अंतिम कृति जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ पे फिर से पुनः स्त्री विमर्श बहुत मुखर है, वो है दिलो दानिश। हालांकि समय सरगम उसके बाद की एक कृति है, वहाँ भी उस तरह की चीज़ें हैं, पर दिलो दानिश में कुछ अलग तरह से हैं। दो चरित्र वहाँ पे स्त्री चित्र महत्वपूर्ण है, एक छुन्ना बुआ और दूसरी महक बानो। जो छुन्ना बुआ हैं, कृपा नारायण जो हैं, वो परिवार के मुखिया हैं। तो अब छुन्ना जो है उनकी बहन है और वो विधवा हैं। आप समझ सकते हैं कि उस दौर के समाज की विधवा स्त्री की स्थिति क्या हो सकती है घर में। अब वहाँ पे तो जो परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी का परिवार के अंदर जो स्त्री का चलेगा एक रुतबा रहेगा, या शासन कह लीजिए आप, अंदर खाने में वो तो हावी रहेंगी उनकी पत्नी। वहाँ पे अब छुन्ना बुआ को अपनी जगह बनानी है, और वो एक इस तरह का चरित्र है, सबल चरित्र है, दृढ़, वो एक निश्चय निर्णय ले सकने की क्षमता उसमें है, और वो बनाती हैं, अपनी जगह बनाती हैं वहाँ पे। दूसरा चरित्र जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है महक बानो का। महक बानो जो है वो कृपा नारायण की एक दूसरी स्त्री हैं, जो कि उनकी विवाहिता नहीं है, लेकिन वहाँ उनका रोज़ का आना जाना है। उस ज़माने में ये चीज़ें बहुत सामान्य हुआ करती थी। जो आर्थिक रूप से सक्षम होते थे, वकील साहब हैं वो, तो वो अपनी रोज़ जो शाम या दिन रात बिताते हैं वो महकबानों के साथ बिताते हैं। उनसे 2 बच्चे भी हैं उनके, मासूमा और एक बेटा है। अब क्या है कि जो महक बानो है, जब वो इनके साथ जुड़ गई कृपा नारायण के साथ, तो उसने अपने गहने जेवर जो है वो उनके पास रख दिए संभालने के लिए, जिनकी बात कभी भी आगे नहीं होती है। लेकिन जब उन्हें मासूमा की शादी की बात आती है, तो महक बानो की वो बेटी है, वो भी एक तरह से पिता के ही साथ हो जाती है कि वहाँ उसका सुरक्षा वहाँ पे ज़्यादा है उसकी। तो ये निर्णय होता है कि अब शादी करनी है तो 2 परिवारों के बीच में होगी, और इसमें तो फिर महक बानो की क्या भूमिका। तो ना तो वो शादी में आएंगी और ना ही बेटी से आगे कोई संबंध रखेंगी। ये बात जो है वो महक बानो को गवारा नहीं है। वो एक अन्य दूसरे पुरुष खान साहब हैं जो उनकी तरफ आकर्षित हैं, वो उनके साथ जुड़ती है, और पहले तो कृपा नारायण जी को वो एक सम्मान संदेश भेजती है कि उनके जो गहने और जेवर गिरवी रखे हैं वो उनको समय से वापस किए जाएं, और फिर वो पूरी ठसक के साथ, पूरी शान के साथ जो है अपनी बेटी की शादी में पहुंचती हैं, सज धज के उसको उपहार देती हैं सब कुछ। और वो कहते हैं कि भीड़ जो है वहाँ पे मौजूद है वो सनाका खा जाती है, जो कुछ ना बोलते बनता है। तो वो पूरी शादी में अपनी भूमिका अदा करती है महक बानो। इस तरह की स्त्री कृष्णा सोक्ति के कथा साहित्य में हमें नजर आती है। सबल, दृढ़, महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली, और अपनी गरिमा, अपनी अपनी अस्मिता की पहचान कर सकने वाली स्त्री। तो मुझे ये लगता है कि अगर उसके करीब रख करके हम किसी के कथा साहित्य को देख सकते हैं, हिंदी कथा साहित्य में, तो विजयदान देथा की कुछ कहानियों को देखा जा सकता है। पहेली तो एक फिल्म बनी है उनकी कहानी पे, वो महत्वपूर्ण है स्त्री विमर्श की दृष्टि से। वो ज़्यादा करीब जान पड़ते हैं मुझे बनिस्बत बाकी पुरुष या महिला लेखकों के। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।